एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स अभी चल रही हैं जो 2006 में लगनी शुरू हुई थी, उनको पढ़ना शुरू किया। और क्योंकि मुझे कोई श्योरिटी नहीं थी तो मैंने वो सारे पैसेजेस या वो सारे सो कॉल्ड तथ्य मार्क कर लिए कि इनको चेक करना चाहिए। उनके मैंने आरटीआई एप्लीकेशंस लगाए, लगभग 110 ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लग रहा था कि डाउटफुल है। तो मैंने ये एप्लीकेशंस भेजी एनसीईआरटी को, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेस को। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबके जवाब तो आए, लेकिन सबका एक स्टैंडर्ड जवाब था कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे 6ठी क्लास की जो बुक है, पेज नंबर 46, ये ऋग्वेद की बात करें या वैदिक एरा की बात करते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो एक तरह से जैसे डकैत होते हैं कि डकैत जाते थे, जो पुरोहित थे और राजा थे उनके लीडर थे, वो लूट के लाए और माल आपस में बांट लिया। लास्ट में फिर जब वो यज्ञ में डालने की आहुतियां देने की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। यहाँ पर एक ऐसी इमेज बनती है कि हम तो बहुत पिछड़े हुए लोग थे जो पानी के लिए या जमीन के लिए लड़ रहे हैं, एक इतना गंदा काम करते हैं कि लोगों को बंदी बनाते हैं। अगर ये सच है तो हमें ये पता होना चाहिए, और अगर झूठ है तो इसका खंडन होना चाहिए। ये तथ्य जानने के लिए मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 चीजें मांगी थी कि वो सारी की सारी ऋग्वेद की जो श्लोक हैं या ऋचाएं हैं उनकी एक लिस्ट दो जो इसकी बैकिंग करती हैं, और उन श्लोकों की ट्रांसलेशन किसने की थी वो हमें दिया जाए, और किसने ये वेट किया था कि इसको हमने पढ़ाने के लिए कंटेंट में डालना है। तो ये उनका रिप्लाई है एनसीईआरटी का। उनका कहना है कि हमारे पास इस तरह के कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद मैंने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। अब ये ऐसा पीरियड है जिसके हमारे पास कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। एक ही मेजर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलता है, वो है जो मेगास्थनीज जब इंडिया में आया था, मौर्य डायनेस्टिक के टाइम का है, पाटलिपुत्र में आया, ना से आज हम पटना कहते हैं, वहां लगभग 12 साल तक वो रहा। उसने फिर अपनी एक किताब तैयार किया जिसके कुछ फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। वो हमारे देश के बारे में क्या बताता है, ये उसका पेज नंबर 206 है। इस देश के बारे में एक बड़ी खास चीज है, और वो ये है कि यहाँ पर कोई एक भी गुलाम नहीं है, जो कि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से उससे बिल्कुल रिवर्स जाता है। उसी किताब में वो बताता है कि कई देश ऐसे हैं जहां पर के विदेशियों को तो गुलाम बना लिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते। अब ये जो मेगास्थनीज एक्सप्लेन कर रहा है उसमें वो क्या बताता है, किसानों की बात कर रहा है जो सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, कि उनको लड़ना नहीं होता, उनको वेपन्स नहीं दिए जाते, क्योंकि तब छोटे छोटे राज्य थे तो सबको ट्रिब्यूट दिया जाता था। जब अंदर लड़ाइयां हो भी रही होती थी, सोल्जर्स आर नॉट अलाउड टू मोलेस्ट द हस्बैंड्समैन और रैवेज देयर लैंड्स, कि ना तो आप किसानों को कुछ कह सकते हैं और ना ही उनकी जो भूमि है उस पर कोई नुकसान कर सकते हैं। जब ये सैनिक आपस में लड़ रहे होते थे तब भी किसान बड़े मजे से अपने खेत में खेती कर रहा है, उसको ये चिंता ही नहीं होती थी कि उनको कोई हाथ भी लगा सकता है। रिसर्च में जब हमें पता लगा कि उनके फैक्ट्स गलत हैं तो हमने एनसीईआरटी को रिप्रेजेंटेशंस डाले कि आपकी कमियां हैं, ये फैक्ट हैं, आप इनको सुधारें। कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हमने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें हमने एक पिटीशन फाइल की। कोर्ट ने ये हमें कहा कि आप जाके ये पिटीशन पहले एनसीईआरटी को सबमिट करिए। तो हमने सारी पिटीशन एनसीईआरटी को भेजी। लगभग 6-8 महीने हो गए, एनसीईआरटी से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई वहां पर पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। तो हमें जवाब मिला कि वो पिटीशन सारी की सारी जेएनयू को भेजी गई है, क्योंकि वहां के हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। और लगभग 1 साल बाद उसका हमें जवाब आया। उनका कहना है कि ऋग्वेद में उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन को यूज किया है कि बहुत जगह पे जो इंद्र है उसको एज वॉरियर ट्रीट किया जाता है, इसलिए हमने उसकी जो वर्सेस हैं उनको ऐसे ट्रांसलेट कर दिया कि इंद्र उनको जिताएगा, जब वो जीतेंगे तो वहां से वो धन लूट के लाएंगे। और इसमें एक वर्ड पे उन्होंने जो स्ट्रेस किया, उनका कहना है द टर्म ट्रांसलेटेड फॉर लॉर्ड इज द एपिथेट जीत। अब जीत हम जानते हैं कि कॉन्करर के लिए होता है, उन्होंने भी इसको माना है। फिर आगे बोलते हैं कि उसमें वर्ड है नरजीत। अब क्योंकि नरों को जीतना है इसलिए हमने बोला कि वो कैप्चर करते थे लोगों को। नरजीत का मतलब कैप्चर करना नहीं हो सकता, कभी भी कॉन्कर करना तो हो सकता है। नरजीत जो एक यज्ञ किया जाता था, और नरजीत और विश्वजीत का अर्थ था जिसने विश्व जीत लिया। विश्वजीत का मतलब है कि एक राजा है, उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया और अब वो सारा कुछ छोड़ चुका है, उसको विश्वजीत की कैटेगरी में रखा जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने विश्व को जीत के उनको गुलाम बना लिया है।
फिर उनका कहना है कि क्योंकि उर्वरजीत, अब उर्वरजीत का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जहां पर ज्यादा उर्वरा हो, ज्यादा खेती की जा सकती हो, तो इसको उन्होंने एक्वायरिंग रिसोर्सेज ट्रांसलेट करके ऋग्वेद की छवि इस तरह से प्रस्तुत की है। लास्ट सेंटेंस उनका देखिए, उनका कहना है दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट मेड इन द टेक्स्ट बुक। इसका मतलब है कि कोई डायरेक्ट रेफरेंस कहीं नहीं है, उन्होंने ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन किया, फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया और उस इंटरप्रिटेशन को जस्टिफाई करके टेक्स्ट बुक में डाला है। अब इस तरह की टीचिंग आप फिक्शन में तो कर सकते हैं, तो या तो सब्जेक्ट का नाम फिक्शन हो जाना चाहिए बजाय हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री तो हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।